नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 4 मई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि कल यानी कि 5 जून को हमारे द्वारा प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा और उसका विश्लेषण किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि इस लाइव सत्र का प्रसारण शाम के 8 बजे से किया जाएगा, जहां पर हम प्री में पूछे गए सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि कल यानी कि 5 जून को शाम के 8 बजे से यूपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण और चर्चा हमारे द्वारा किया जाएगा और आप सभी इस लाइव प्रसारण में भाग लेकर के इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, यह समाज मूर्तियों, पशु बलि, श्राद्ध, जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण, जाति के आधार पर अस्पृश्यता, बाल विवाह और तीर्थ यात्रा का विरोध करता है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आर्य समाज के द्वारा मूर्ति पूजा, जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, बाल विवाह, तीर्थ यात्रा जैसे कामों का विरोध किया जाता है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसने महिला शिक्षा और अंतर जाति विवाह को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, विधवाओं के लिए मिशन, अनाथालय और घर बनाए हैं, स्कूल और कॉलेजों का एक समूह स्थापित किया है तथा अकाल राहत और चिकित्सा कार्य किया है। तो यहां पर आर्य समाज के द्वारा हमारे देश में महिला शिक्षा को लेकर के कार्य किया गया है, अंतर जाति विवाह को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है, इनके द्वारा स्कूल, अनाथालय चलाए जाते हैं। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह वेदों की अचूकता और कर्म के सिद्धांतों का समर्थन करता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। आर्य समाज के द्वारा वेदों में कही गई बातों को माना जाता है और आर्य समाज कर्म के सिद्धांतों का समर्थन करता है। यानी कि यहां पर तीसरा कथन भी सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, सर्टिफिकेट इशू बाय आर्य समाज नॉट वैलिड प्रूफ ऑफ मैरिज। और ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आर्य समाज के द्वारा जो मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है वह वैलिड प्रूफ नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑस्ट्रेलिया की सार्क खाड़ी में हाल ही में खोजा गया पौधा रिवनवीड या फिर पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस अनूठा है क्योंकि यह, और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सार्क खाड़ी में पाए गए एक पौधे की, जिसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। आपको ध्यान में रखना है कि इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर इस पौधे के बारे में सारी जानकारियां दी गई हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो पौधा है वह दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह विश्व का सबसे बड़ा पौधा है। आपको ध्यान में रखना है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया के सार्क बे में पाया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान से रिवाइज करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, यह एक सरकारी संगठन है जो भारत में संगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ के बारे में। और आप सभी जानते होंगे कि ईपीएफओ एक सरकारी संगठन है
जो भारत में संगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 को लागू करता है। आपको ध्यान में रखना है कि कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश की घोषणा के साथ हुआ था। बाद में इसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो पहले एक अध्यादेश लाया गया था, फिर उसे संसद में पास कराने के बाद यह जो अधिनियम है उसका नाम पड़ गया कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है। आपको ध्यान में रखना है कि ईपीएफओ श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कार्य करता है, यानी कि उसके प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि ईपीएफओ श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसीलिए यहां पर तीसरा कथन गलत हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में आया है, जिसका शीर्षक है, गवर्नमेंट रेटिफाइज 8.1% ईपीएफ इंटरेस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली की स्थिति की निगरानी के लिए प्रतिवर्ष किया जाने वाला एक अभ्यास है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर के। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो सर्वे है वह देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है, लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि यह जो सर्वेक्षण है वह प्रतिवर्ष नहीं किया जाता। इससे पहले यह जो सर्वेक्षण है वह 2017 में किया गया था। इसके बाद इस सर्वेक्षण को 2020 में किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण इसे 2021 में किया गया। तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत है, यह प्रतिवर्ष नहीं किया जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 के अंतिम भाग में छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। अगर हम इस सर्वेक्षण की बात करें तो यहां पर यह बताया गया है कि इस सर्वेक्षण में कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्रों को शामिल किया जाता है, यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसका पहला संस्करण 2001 में पूर्ण हुआ था। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है, इस न्यूज में यह साफ साफ बताया गया है कि इसका जो फर्स्ट एडिशन है वह 2001 में किया गया था, यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर एनएस जो सर्वेक्षण हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि खगोलीय दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का सहारा लेते हैं और इसका एकमात्र कारण यह है कि जो प्रकाश की गति होती है वह सदैव एक समान होती है और इसीलिए खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य की चर्चा कर लेते हैं और आज का तथ्य है धारा 25 कंपनी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर सेक्शन 25 कंपनी क्या होती हैं उसको समझाने का प्रयास किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि जब हम सेक्शन 25 कंपनी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक गैर लाभकारी धर्मार्थ कंपनी, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी। धारा 25 कंपनी उस कंपनी को कहते हैं
जिसका गठन वाणिज्य, कला, विज्ञान को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य के साथ किया गया है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। हालांकि धारा 8 की कंपनी और धारा 25 की कंपनी में अंतर है। आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में वाणिज्य, कला, विज्ञान के साथ साथ खेल, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा जैसे अन्य विषय भी शामिल हैं। यानी कि धारा 8 में जिस तरीके से एक गैर लाभकारी कंपनी को डिफाइन किया गया है, उसी तरीके से कंपनी अधिनियम 1956 में धारा 25 कंपनी को डिफाइन किया गया है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि ये दोनों कंपनियां जो होती हैं वो गैर लाभकारी कंपनियां होती हैं और इनका गठन जो है वाणिज्य, कला, विज्ञान या फिर हम कह सकते हैं खेल, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। आपको ध्यान में रखना है कि जो सेक्शन 25 कंपनी है वह निजी भी हो सकती है और वह सार्वजनिक कंपनी भी हो सकती है। लेकिन जो धारा 25 कंपनी है वह अपने सदस्यों को अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसका कोई भी हिस्सा भुगतान नहीं कर सकती। यानी कि यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉफिट होता भी है तो इस प्रॉफिट को जो है इसके सदस्यों को नहीं दिया जाता। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर हम हमारे देश में सेक्शन 25 की कंपनियों की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया है कि हमारे देश में सेक्शन 25 के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियों खोला गया है। इसमें रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, कोको कोला इंडिया फाउंडेशन और अमेजन एकेडमी फाउंडेशन शामिल हैं। यानी कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियां हैं और इन कंपनियों को अगर कोई फायदा होता है तो उस फायदे में से इनके मेंबर्स को कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो सेक्शन 25 कंपनियां हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी हैं, जिनका गठन वाणिज्य, कला, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 में भी नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनियों को डिफाइन किया गया है, लेकिन इसमें जो विषय हैं वो और ज्यादा हैं। इसमें खेल, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण सुरक्षा को भी शामिल किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। आप सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।